हेलो दोस्तों, जय हिंद। हम आज अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नया सिलेबस शुरू कर रहे हैं और नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और वो भी पॉलिटिकल साइंस में हम शुरू कर रहे हैं जो हमारा पहला चैप्टर, इसमें आज हम जो हमारा नया चैप्टर आज शुरुआत होगा वो हमारा होगा कन्फ्यूशियस। ठीक है, तो हम आज अपना जो चैप्टर शुरू करेंगे वो कन्फ्यूशियस शुरू करेंगे। हम कन्फ्यूशियस के पूरी डिटेल जानेंगे, कन्फ्यूशियस ने किस बारे में, पहले उसके समान परिचय के बारे में देखेंगे, फिर इसने किस किस क्षेत्र में उसके संबंध में क्या उसके विचार रहे हैं, जैसे सामाजिक क्षेत्र में उसके क्या विचार रहे हैं, उसके राजनीतिक क्षेत्र में क्या विचार रहे हैं, उसने मानव स्वभाव के संबंध में एक एक करके उसके चीज़ों के बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम इस पे जो आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेबस क्वेश्चन एग्जाम में, उस पर हम प्रैक्टिस देखेंगे। ठीक, तो जो आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, नया अध्याय शुरू हो रहा है पॉलिटिकल साइंस का, वो हमारा कन्फ्यूशियस। तो हम कन्फ्यूशियस से शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कन्फ्यूशियस में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस हमारा चैप्टर का नाम है कन्फ्यूशियस। ठीक है, अब कन्फ्यूशियस ये हमारा हो गया चैप्टर का नाम। अब हम यह जान लेते हैं कन्फ्यूशियस में हमको पढ़ना क्या क्या है। कन्फ्यूशियस तो पढ़ना है, लेकिन कन्फ्यूशियस में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ें भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है कन्फ्यूशियस के बारे में। क्योंकि यदि कोई विचारक कुछ भी बता रहा है तो उसके विचार बहुत बड़े होते हैं, है ना, लेकिन हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके विचारों में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट विचार होते हैं वही हमको पढ़ना होता है, और वही हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से वही चीज़ महत्वपूर्ण भी होती है। क्योंकि अगर कोई विचारक है तो उसके विचार लिमिट नहीं होते, उसके विचार बहुत व्यापक होते हैं। तो हमें इसके विचारों में जो महत्वपूर्ण विचार हैं उन विचारों को देखना है, उसके महत्वपूर्ण विचार क्या क्या हैं जो हमें एग्जाम पर्पज से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं इसमें हम जो कन्फ्यूशियस जो है, इसमें हम जो पहला देखेंगे इसके बारे में, पहले हम इसके बारे में जाएंगे सामान्य परिचय। ठीक है, पहले हम इसमें इसके बारे में सबसे पहले हम इसके सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। ठीक, और इसी में हम इसकी रचनाएं भी देख लेंगे कि इसकी रचनाएं क्या क्या हैं। ठीक है, इसी में सामान्य परिचय के अंतर्गत ही हम इसकी रचनाओं को भी देख लेंगे कि इसने क्या रचनाएं की हैं, कौन सी किताबें इसने कन्फ्यूशियस द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, फिर जो दूसरा है इसमें हम देखेंगे कन्फ्यूशियस के सामाजिक विचार। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है, इसका हम जो दूसरा ऑप्शन देखेंगे इसके सामाजिक विचार के बारे में देखेंगे, सामाजिक विचार। ठीक है, फिर इसी तरह हम जो तीसरा है इसकी तीसरी चीज हम क्या देखेंगे, इसके राजनीतिक विचार के बारे में देखेंगे। कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचार क्या हैं, चिंतन क्या है। ठीक है, राजनीतिक विचार। फिर इसमें जो हमारा अगला है चौथा, इसमें हम देखेंगे कन्फ्यूशियस के मानव स्वभाव संबंधी विचार। मानव स्वभाव संबंधी विचार, मानव स्वभाव संबंधी विचार। अगर किसी को नोट्स बनाना हो तो वह नोट्स बना सकता है, क्योंकि जो भी चीजें हम आप लोगों को बताएंगे वह एक एक चीजें लिखकर बताएंगे, ताकि अगर कोई विद्यार्थी अगर नोट्स बनाना चाहे तो वह बहुत अच्छी भांति से वह नोट्स बना सकता है। ठीक, तो हमारा चौथा क्या था, मानव स्वभाव संबंधी विचार। और इसमें हमारा जो पांचवा हमारा है नैतिकता संबंधी विचार, अर्थात कन्फ्यूशियस ने नैतिकता के संबंध में क्या विचार दिए हैं, वही है हमारा कन्फ्यूशियस का नैतिकता संबंधी विचार। ठीक, फिर अगला जो हमारा आता है, अब ये हमारे विचार हो गए। अब इसमें हम इसकी आलोचनाएं देखेंगे। कोई विचारक कितना महत्वपूर्ण, कितना महान हो, हर विचारक के उसकी आलोचनाएं होती हैं। आप किसी विचारक को, महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, महात्मा गांधी जी को कितने मानने वाले हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, फिर भी उनके विचारों की भी आलोचनाएं होती हैं। उनके बहुत से ऐसे विचार हैं जिनकी लोग आलोचना करते हैं, कुछ लोग तो घोर आलोचना करते हैं। अम्बेडकर हैं जिनको हमारे संविधान का पिता माना जाता है। इसी तरह
कोई पाश्चात्य चिंतन हो, चिंतक हो, उसके भी विचारों की आलोचनाएं होती हैं। तो हर विचारक की आलोचनाओं को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये हर एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं। उसका आलोचनात्मक नजरिया बताइए, इसके विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो जो किसी यदि कोई विचारक अपने विचार दे रहा है तो उसके विचारों की जो है आलोचनात्मक मूल्यांकन करना भी उतना भी बहुत जरूरी है कि उसके विचारों में क्या अच्छी बातें हैं, क्या खराब बातें हैं। ठीक है, तो आलोचना बहुत जरूरी होता है किसी भी विचारक के विचारों के संबंध में। तो हम जो छठवां हम देखेंगे इसमें आलोचना, इसको देखेंगे कि कन्फ्यूशियस की आलोचनाएं क्या क्या हैं उसके विचारों के संबंध में। और लास्ट में हम जो आलोचना करने के बाद भी हम उसका लास्ट में देखेंगे निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन। ठीक, निष्कर्ष मतलब मूल्यांकन। हम इसके विचारों में देखेंगे इसके विचार कि आज भी कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने कारगर हैं, कि कन्फ्यूशियस ने विचार तो दिया, आज के पर्पस में कितना महत्वपूर्ण है, कितने जायज हैं, कि आज के समय में भी क्या महत्व है, क्या उसका कोई महत्व नहीं है। तो ये सब चीजें हम उसके मूल्यांकन में देखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कन्फ्यूशियस में हमको 4-7 चीजें टोटल देखनी है क्रम वाइज। ठीक, हम पहले देखेंगे इसके सामान्य परिचय के बारे में। ठीक, इस सामान्य परिचय के बाद हम इसकी सामाजिक विचार को जानेंगे कन्फ्यूशियस के, फिर हम इसके राजनीतिक विचार को जानेंगे, फिर उसके बाद हम कन्फ्यूशियस के मानव स्वभाव संबंधी विचार इसके क्या क्या हैं कन्फ्यूशियस के, फिर उसमें हम अगला देखेंगे नैतिकता संबंधी विचार, और जो छठवां है हमारी इसके विचारों की आलोचना को हम जानेंगे। फिर इसके लास्ट में हम निष्कर्ष निकालेंगे कि इसके विचारों का निष्कर्ष क्या निकल रहा है। तो आज हम इसके दौर में इसके विचारों का महत्व क्या है, ये हमारा हो गया कन्फ्यूशियस। ये हमें इसके बारे में पढ़ना है, इतनी चीजें। ठीक है, लेकिन हमें ये लगता है कि कन्फ्यूशियस तो हमने शुरू कर दिया पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। जो हमारा कन्फ्यूशियस है ये हम क्या पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ा रहे हैं कन्फ्यूशियस। ठीक है, लेकिन हो सकता है जो पॉलिटिकल साइंस के थोड़ा पुराने विद्यार्थियों वो जान रहे हैं कन्फ्यूशियस कहाँ पॉलिटिकल साइंस के किस हिस्से से आता है, मगर कुछ नए बच्चे भी हो सकते हैं जो नया शुरू कर रहे हैं या अभी नया पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का परिचय हुआ हो। तो जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हमारा है उसका जो सिलेबस बहुत व्यापक है। ठीक है, तो हमें ये भी तो जानना जरूरी होता है कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर उस पोर्शन से उस सिलेबस में है कहाँ, किस जगह से आ रहा है, ये भी तुम्हारे लिए जानना जरूरी होता है। तो हम ये काम पहले हम जो कन्फ्यूशियस है हम पहले पॉलिटिकल साइंस की व्यापकता को समझ लेते हैं, उसके सिलेबस को देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें कन्फ्यूज है कहाँ, उसके किस कोने से, और कन्फ्यूशियस कहाँ पढ़ा जाता है उसके किस पार्ट से। ठीक है, ये जो हमारा जो चैप्टर है जो हम पॉलिटिकल साइंस शुरू कर रहे हैं ये बीए जो कर रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए, पॉलिटिकल साइंस के सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए महत्व कारगर है। चाहे वो बीए कर रहा हो पॉलिटिकल साइंस से, एमए कर रहा हो, या वो पीजीटी का तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो, या कोई नेट का या जेआरएफ का एग्जाम दे रहा हो, या कोई किसी एग्जाम का ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा हो, तो भी उसके लिए इतना जितनी चीजें हम आप लोग को बताएंगे उतनी चीजें यहाँ से पर्याप्त चीजें काफी लोग को मिल जाएंगी, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम विस्तृत रूप से बताएं। थोड़ा सा स्लो चलेंगे लेकिन विस्तृत रूप से आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोगों का अधिकतर सिलेबस कवर हो जाए हर एग्जाम के लिए। ठीक है, ये हमारी बातें होंगी, लेकिन हम ये आप लोग को बता रहे थे कि जो कन्फ्यूशियस है वो हमारा कन्फ्यूशियस पॉलिटिकल साइंस के किस हिस्से से किस पार्ट से आता है। इसके लिए हमें पहले पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस को जानना पड़ेगा, फिर हम सिलेबस जब जानेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस इसमें से कहाँ से पूछा जा रहा है, कन्फ्यूशियस इस सिलेबस में कहाँ से आ रहा है या कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम पहले इसके सिलेबस को जान लेते हैं। सिलेबस है क्या पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का। ठीक, सिलेबस अगर कोई भी विद्यार्थी अगर किसी भी चीज का एग्जाम दे रहा हो या पेपर दे रहा हो तो उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहला सिलेबस और दूसरा पिछले 5 या 10 साल का क्वेश्चन पेपर जो आते हैं उसको सॉल्व करना। ये दोनों उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो पहले वो सिलेबस उठाए और पिछले 5 या 10 साल के क्वेश्चन पेपर को उसको कहीं से प्राप्त करे और उसको देखिए, उसका एक पहले से देखिए किसमें पूछा किस तरह जा रहा है और फिर कोशिश करें उसको हल करने की कोशिश करें। इससे क्या उसका एग्जाम उसके जो एग्जाम जिस चीज का एग्जाम दे रहा है उसका 20-30% तो यहीं क्लियर हो जाता है। उसको ये होता है उसका स्मार्ट वर्क, है ना। आप पढ़े जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं, सिलेबस कहाँ से है और पढ़ कुछ रहे हैं और किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, ये भी तो जानना जरूरी होता है। ये होता है
स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो हम इसके सिलेबस को देखते हैं। हम कन्फ्यूशस तो आप लोगों को पढ़ाएंगे, कन्फ्यूशस के बारे में देख लेते हैं। कन्फ्यूशस है कहाँ, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में किस जगह से आ रहा है, इसलिए हम पहले इसके सिलेबस को हम देखते हैं एक बार कि सिलेबस इसका क्या है और कन्फ्यूजन हमारा उसमें कहाँ आता है। ठीक है, तो जो हमारा राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान, इसके हम अब सिलेबस को देख रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान, ठीक, अर्थात पॉलिटिकल साइंस, इसी को इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। ठीक है, अब राजनीतिक विज्ञान में है, इसको हम देखते हैं, इसको कितने भागों में पहले डिवाइड किया गया है। राजनीतिक विज्ञान को जो इसका पहला हिस्सा है, इसमें जो पढ़ाया जाता है वो हमारा है राजनैतिक सिद्धांत एवं चिंतन। राजनैतिक सिद्धांत एवं चिंतन। ठीक, पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान के अंतर में जो हमारा पहला हिस्सा होता है वो है राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन। ठीक है, फिर इसमें हम जो दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा हिस्सा, वो है हमारा भारतीय शासन एवं राजनीति। भारतीय शासन एवं राजनीति। भारतीय शासन एवं राजनीति। ये सब जो बता रहे हैं ये सब पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक विज्ञान के अंतर ही आते हैं। ये सब हमें पढ़ना होता है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसका सिलेबस में मोटा मोटा क्या आता है। फिर जो तीसरा हिस्सा इसमें इसका है वो है तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक, इसके बाद जो हमारा चौथा है, इसमें हम देखते हैं भारत की विदेश नीति। फिर इसमें हम अगला क्या देखते हैं राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत, भारत की विदेश नीति। ठीक, इसी को हम यह कह सकते हैं कि भारत एवं विश्व, अर्थात हमें विश्व को देखना है लेकिन भारत के नजरिए से देखना है कि विश्व का भारत से क्या रिलेट है, क्या संबंध है। इसी को हम चाहे भारत या विश्व कहें या हम कहें भारत की विदेश नीति, बात दोनों एक ही है। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं भारत एवं विश्व, लिख दे रहे हैं कोष्टक में इसको, भारत एवं विश्व। ठीक, अब इसमें जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हमें क्या पढ़ना होता है, लोक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें हमको क्या देखना है, लोक प्रशासन। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और जो अगला है इसमें हमको देखना भारत की, अगला जो हिस्सा इसमें छठवां जो है, इसमें क्या पूछा जाता है, भारत की शासन विधि एवं लोक नीति। भारत की शासन विधि एवं लोक नीति। एक बार फिर पुनः समझ लेते हैं। हम आपको क्या बता रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान का सिलेबस बारे में बता रहे हैं कि राजनीतिक विज्ञान में पूछा क्या क्या जाता है, क्या क्या हमको पढ़ना होता है। तो हमने आपको बताया कि राजनीतिक विज्ञान में पहले हमको क्या पढ़ना होता है, इसके राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन। सिद्धांत मतलब क्या होता है, जैसे हमके राज्य क्या है, राज्य के बारे में उसके जो थ्योरी होते हैं उसके बारे में जानना होता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ये सब जो इसके बारे में डिटेल में जानना है, यही हमारा सिद्धांत में पढ़ा जाता है। हमें सिद्धांत में ये चीजें होती हैं। और चिंतन क्या होता है, चिंतन मतलब जो तमाम तरह के विचारक हैं उनके चिंतन को हमको इसमें पढ़ना होता है इसके अंतर्गत। फिर भारतीय शासन एवं राजनीति, ये हमारा पूरा भारतीय
शासन एवं राजनीतिक जो इसकी राज व्यवस्था है उसके बारे में इसमें जानते हैं। तीसरा इसमें हमारा है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण अंतरराष्ट्रीय संबंध, मतलब दो या दो सदी देखो की जो शासन विधि है उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, वही हमारा है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। और भारत की विदेश नीति में विदेश नीति पढ़ा जाता है। और लोक प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासनिक व्यवस्था जो अस्थायी कार्यपालिका होती है देश की, वही इसमें पढ़ते हैं लोक प्रशासन। और भारत की शासन विधि एवं लोक नीति, अर्थात भारत की जो शासन चल रही है किस विधि द्वारा चल रही है, और जो लोक नीतियां सरकार द्वारा बनाई जाती है जो योजना है वह कौन सी योजना है, कौन सी नीतियां पिछले कई सालों से आजादी के बाद से कैसे कैसे बन रही है, कैसे कैसे चल रही हैं, ये चीजें हमें इसमें जानना होता है। तो हमने देखा कि राजनीतिक विज्ञान जो हमारा है इसको हमने टोटल 6 पार्टों में देखा है। इसमें हमें 6 चीजें बताई जाती हैं। पहला राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन, भारतीय शासन एवं राजनीति, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध। चौथा हमारा है भारत की विदेश नीति। पांचवा लोक प्रशासन। छठा भारत की शासन विधि एवं लोक नीति। ये तो हो गया मोटा मोटा हमारे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस। ठीक है, अभी हम ये नहीं ज्ञात कर पाए हैं कि इसमें हमको जो कन्फ्यूशियस जो हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है कन्फ्यूशियस में पढ़ाया कहाँ जाता है। ठीक, अभी हमको ये इसमें जानना है, ये हमको है। तो जो कन्फ्यूशियस हमको जानना होता है इसमें कन्फ्यूशियस पढ़ाया जाता है। इस 6 पॉलिटिकल साइंस के जो 6 पार्ट हैं, इस 6 पार्ट में कहाँ आता है, तो जो हमारा कन्फ्यूजन आता है वो आता है राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन। अब जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन है इसको भी हम अभी आगे और डिवाइड कर सकते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि इसमें भी कहाँ आता है। हम राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन को जो हमारा है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके भी 2 हिस्से हैं। एक में हमको पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, एक में हमको क्या पढ़ना है, इसमें भी जो 2 हिस्से बनेंगे इसमें हमारा एक होगा राजनीतिक सिद्धांत, और दूसरा हमारा जो इसमें जो हिस्सा बनेगा वो बनेगा राजनीतिक विचारक। इसमें जो हमारे राजनीतिक विचारक होंगे उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारा जो 6 में है, हमारा जो कन्फ्यूशियस नया चैप्टर शुरू हो रहा है वो हमारा आ रहा है राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन में। और उसमें जो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 2 हिस्से बन रहे हैं, एक हमारा राजनीतिक सिद्धांत बन रहा है, एक हमारा राजनीतिक विचारक बन रहा है। चिंतन मतलब वही हमारा विचारक इसमें आ जाता है। अब जो हमारा कन्फ्यूशियस होगा ये आएगा हमारे राजनीतिक विचारक के अंतर्गत। ठीक है, ये हमारा आएगा राजनीतिक विचारक के अंतर्गत। इसको भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, जब ये हमारा 2 हिस्सा बनेगा तो इसमें एक हमारा आएगा पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और दूसरा आएगा हमारा भारतीय राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारक भी तो कई हैं, तो एक हमारे होते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो हमको अपने सिलेबस में जिन विचारकों के बारे में जानना होता है। एक पाश्चात्य मतलब कि यूरोपीय कंट्री होते हैं या विदेश के जो विचारक हैं उनको हमको जानना होता है, और एक जो हमारे देश के अंतर विचारक रहे हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू विचारक क्या रहे हैं, महात्मा गांधी क्या विचार रहे हैं, ठीक है, और स्वामी विवेकानंद के क्या विचार रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें इनके बारे में भी हमें जानना, ये ना कि हम केवल विदेश के विचारकों के बारे में ही जाने, अपने देश के जो विचारक है जो उनके किसी भी विषय के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में क्या विचार रहे हैं उनको भी तो जानना जरूरी है, हमारे देश के जो विचारक रहे हैं। तो वही है, जब हम राजनीतिक विचारक अपने राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं तो उसमें हम एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक को देखते हैं और एक भारतीय राजनीतिक विचारक के देखते हैं। एक हमारा हो गया पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, ठीक है, और दूसरा हमारा हो गए भारतीय राजनीतिक विचारक, ठीक है। राजनीतिक विचारक में हमने क्या देखा कि हमको 2 चीजें देखनी है, एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक को भी बारे में हमको समझना है, इसमें समझना होता है, और दूसरा हमको इसमें भारतीय राजनीतिक, पहला पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के बारे में और दूसरा भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में। ठीक है, अब जो ये विचारक में जो पाश्चात्य और भारतीय विचारक हैं इन दोनों को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं।
इसमें जो हमारा एक हिस्सा बनेगा इसमें पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में, एक होगा प्राचीन और एक होगा आधुनिक। ठीक है, इसमें भी जो हमारे दो दो फिर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में होगा, एक हमारा हो जाएगा प्राचीन। ठीक है, एक जो प्राचीन समय के विचारक रहे हैं एक को, अर्थात प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, राजनैतिक विचारक, और एक हमारे आएंगे आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। ठीक है, इसी तरह भारतीय राजनीतिक विचारक को भी हम दो भागों में बांटते हैं जब हम इसके सिलेबस को पढ़ते हैं। एक हमारा इसमें भी होगा प्राचीन और दूसरा होगा आधुनिक। ठीक है, तो हमारा जो भारतीय राजनीतिक विचार में पहला होगा वो होगा प्राचीन, प्राचीन समय के जो भारतीय राजनीतिक विचारक है उनके बारे में हम जानते हैं, भारतीय राजनीतिक विचारक। ठीक है, और दूसरा जो हमारे इसमें है आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक, आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक। ठीक, तो हमने पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में हमने देखा एक पाश्चात्य समय के जो प्राचीन समय के पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं उनके बारे में जानना है, और उसमें जो है दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट है आधुनिक समय के, जो आधुनिक समय में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, फिर उनके बारे में हम देखते हैं अलग अलग पार्ट डिवाइड करके। इसी तरह जो प्राचीन समय के भारतीय राजनीतिक विचारक है फिर उनको देखते हैं पहले, फिर उसी में अगला हिस्सा आता है हमारा जो आधुनिक समय के भारतीय राजनीतिक विचारक रहे हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब लेकिन अभी भी हम ये नहीं समझ पाए कि कन्फ्यूशियस इसमें है कहाँ। अभी तो हमको ये लास्ट में ढूंढना, ये तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि इसमें कन्फ्यूशियस जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, नया चैप्टर शुरू करा रहे हैं, इसमें कन्फ्यूजन आता कहाँ से है, मतलब एक पॉलिटिकल साइंस से किस हिस्से से उसको पढ़ाते हैं, पढ़ाया जाता है। तो जो कन्फ्यूजन हमारा आता है वो प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आता है। यहीं से हमारा जो नया सिलेबस शुरू हो रहा है, जो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो हमारा यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो हमारा कहाँ से होता है प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। यहीं जो हमारा सिलेबस जो आता है कन्फ्यूशियस का यहीं से आता है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें हमको पढ़ना होता है कन्फ्यूशियस, यहीं से हमारा एक सिलेबस जो होता है कन्फ्यूशियस यहीं का हिस्सा है, कन्फ्यूशियस। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूशियस के साथ साथ हम दो और विचारकों के बारे में जानते हैं, वो हैं एक प्लेटो और दूसरा है इसमें अरस्तु। इनके विचारों के बारे में भी हम इसी के अंतर्गत अर्थात प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत ही हम कन्फ्यूशियस साथ साथ प्लेटो और अरस्तु को भी देखते हैं। ठीक है, इन तीन विचारकों के बारे में हम देखेंगे प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारे मिल गए कन्फ्यूशियस साहब जिनको हमको पढ़ना है। अब कन्फ्यूशियस के बाद हम फिर प्लेटो को देखेंगे, फिर अरस्तु को देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो हम एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक जो चैप्टर जब शुरू किया है तो अभी तक हमने आप लोगों को क्या क्या बताया है। हमने पहले बताया कि हम नया चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं अपना कन्फ्यूशियस अर्थात राजनीतिक विज्ञान, जो हमारा राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, या हम ये कहें कि हमने आज नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं राजनीतिक विज्ञान, और उसमें जो हमारा नया चैप्टर होगा वो होगा कन्फ्यूशियस। फिर हमने ये बताया कन्फ्यूशियस में हमको देखना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है। तो हमने उसमें जाना पहले कन्फ्यूशियस में हमको पढ़ना है उसके सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। ठीक, और सामान्य परिचय जब उसका हम देखेंगे तो उसमें हम ये भी देख लेंगे
इसकी रचनाओं के बारे में, कन्फ्यूशियस की, कि कन्फ्यूशियस की रचनाएं क्या रही हैं। फिर उसके बाद आगे अगला जो हम देखेंगे, कन्फ्यूशियस के सामाजिक विचार को जानेंगे। फिर कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचार के बारे में देखेंगे। फिर हम कन्फ्यूशियस के बारे में क्या जानेंगे, कन्फ्यूशियस में मानव स्वभाव संबंधी उसके क्या विचार रहे हैं। फिर उसके हम नैतिकता संबंधी विचार को देखेंगे। इतनी चीज़ों को देखने के बाद फिर हम उसकी आलोचनाएं करेंगे, उसके विचारों की, उसके विचारों की जो आलोचना हमारा पर्सनल नजरिया नहीं होगा उसके विचारों की आलोचनाओं में। ये जो अन्य विचारक, जो उनके विचारों के संबंध में, जो उनका जो अदर विचारक, उनके विचार के संबंध में जो उनका निगेटिव नजरिया रहा है, उनके देखेंगे कि इनके विचारों में लोग क्या क्या निगेटिव नजरिया बनाते हैं। फिर जो 7वां है उसको हम देखेंगे लास्ट में, कंक्लूजन, इसका हम निष्कर्ष देखेंगे, इसके विचारों को मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, हमने बताया कि हमको कन्फ्यूशियस के अंतर्गत ये शॉर्ट पॉइंट हमको देखने हैं, 7 पॉइंट। ठीक है, ये हमने 7 पॉइंट बना लिए थे। अब हम एक एक पॉइंट करके देखेंगे। फिर हमने आप लोगों को यह बताया कि जो कन्फ्यूशियस है, एक कन्फ्यूशियस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में तो आता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसमें पढ़ाया कहाँ जाता है, इसके किस हिस्से से आता है पॉलिटिकल साइंस से। तो हमने फिर आप लोगों को बताया पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कितना बड़ा है। ठीक है, जिसको हमने 6 पार्ट में देखा कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमें कुल 6 चीजें बताई जा रही हैं, कुल 6 चीजें आती हैं इसमें। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत 6 चीजें क्या है, राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन, भारतीय शासन एवं राजनीतिक, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। चौथा जो इसका पार्ट था वो था भारत की विदेश नीति। फिर जो 5वां था वो था लोक प्रशासन, और 6वां जो था भारत में शासन विधि एवं लोक नीति। लोक नीति मतलब है कि जो सरकार योजनाएं चलाती हैं, जो लोगों के लिए नीतियां बनाती हैं, वही होती है लोक नीति। ठीक है, तो ये 6 चीजें हमने देखी। फिर 6 चीजों को जो हमको देखना है कि अभी हम इसको और तोड़ेंगे तो और व्यापक होती जाएंगी, है ना। लेकिन हमें कन्फ्यूशियस पता करना है कि कन्फ्यूशियस में किस जगह से, इस सिलेबस में कहाँ से पढ़ाया जाता है। तो हमने देखा कि कन्फ्यूशियस हमारा आता है राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन के अंतर्गत। जब हमने उसको डिवाइड किया तो उसको भी हमने 2 भाग में डिवाइड किया, एक राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा चिंतन या राजनीतिक विचारक के अंतर्गत। फिर राजनीतिक विचारक में हमने देखा 2, एक पाश्चात्य होते हैं, एक भारतीय राजनीतिक विचार के बारे में जाना। फिर जब इन 2 भाग में डिवाइड किया तो फिर हमने देखा कि पाश्चात्य में भी दो तरह के विचारक हैं, एक प्राचीन समय के और दूसरा आधुनिक समय के। तो जो हमारा कन्फ्यूशियस आते हैं वो हमने कहाँ देखा, कन्फ्यूशियस हमारे आते हैं प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक विचारक से। ठीक है, और जो से वो हमने फिर इसके आगे जाना कि कन्फ्यूशियस साथ साथ हमको इसमें 2 चीजें और देखनी है, एक प्लेटो उसके साथ हम देखनी है और एक उसके बाद अरस्तु देखने हैं। ठीक है, लेकिन हम ये जानना पाश्चात्य मतलब क्या होता है। पाश्चात्य मतलब कि पश्चिमी दुनिया से, अर्थात यूरोपीय, पश्चिमी दुनिया किसको कहा जाता है, यूरोपीय कंट्री को, यूरोप महाद्वीप के जो देश है उसे कहा जाता है पाश्चात्य। इसमें हम अमेरिका को भी देख लेते हैं कि अमेरिका को भी हम इसी में जोड़ के देखते हैं कि भी वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न है, अर्थात पश्चिमी दुनिया के देश हैं सब। जबकि हमारा कन्फ्यूशियस कहाँ से, ये एशिया से आते हैं। कन्फ्यूशियस हमारे पश्चिमी दुनिया से नहीं है, कन्फ्यूशियस हमारे एशिया महाद्वीप के हैं और हैं चीन के, तो चीन देश के हैं। तो फिर हम क्यों कन्फ्यूशियस को पाश्चात्य दुनिया से देखते हैं, तो हम कन्फ्यूशियस को क्यों पाश्चात्य विचारक के रूप में इनको जोड़ रहे हैं। वो तो हमारे आते हैं चीन देश से, जो हमारे एशिया महाद्वीप के हैं। ठीक, क्योंकि कन्फ्यूशियस जो हमारे सिलेबस में जो विचारक हैं हमारे लिए तो हैं विदेश के ही, हमारे इंडिया भारत के तो है नहीं, हमारे लिए हैं विदेश के। और जो विदेश में है, जो विदेशी विचारक हैं, उसमें सब विचारक हैं पश्चिमी अर्थात यूरोपीय देश से। यूरोपीय देश में हम अमेरिका को भी शामिल कर लेते हैं, हालांकि अमेरिका अलग महाद्वीप है, फिर भी अमेरिका को जब एक व्यापक रूप से देखा जाता है तो अमेरिका को भी पाश्चात्य दुनिया में शामिल कर लिया जाता है। जबकि हमारे कन्फ्यूशियस एकमात्र ऐसे विचारक हैं जो एशिया से आते हैं या चीन देश से हैं। तो हम सरलता के लिए भी इनको भी हम पाश्चात्य अर्थात हमारे लिए विदेशी होने के नाते हम इनको भी पाश्चात्य चिंतक में उनको हम शामिल कर लेते हैं। ठीक है, ये कभी मत कंफ्यूजन में लाइएगा कि यदि कभी ये पता हो कि कन्फ्यूशियस तो हैं हमारे चीन के, एशिया महाद्वीप के हैं, चीन देश के हैं, तो इसको हम पाश्चात्य विचारक क्यों कर रहे हैं। यही कारण है कहने का, क्योंकि ये विचारक जितने हमारे सिलेबस में जो भी विचारक आ रहे हैं, जो भी विदेशी विचारक होते हैं, चिंतक होते हैं, उसमें ये अकेले विचारक हैं जो एशिया महाद्वीप के हैं। ज्यादा और सभी जो विचारक हैं वो हैं वेस्टर्न अर्थात पश्चिमी दुनिया से, अर्थात यूरोपीय महाद्वीप से, जिसमें हम अमेरिका भी को भी हम व्यापक रूप से देख लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कन्फ्यूजन को इसी में जोड़ देते हैं, ना कि इनके लिए हम अलग से अलग डिवाइड करें। ठीक है, अब हम कन्फ्यूशियस के, अब हम इतना हमने समझा दिया, अब हम कन्फ्यूशियस के एक एक पॉइंट को देखते हैं कि
कन्फ्यूशियस के बारे में एक एक पॉइंट को क्रम वाइज देखते हैं। ठीक है, हमको जो इसमें पहला पॉइंट है कन्फ्यूशियस का, वो हमारा है सामान्य परिचय। ठीक है, कन्फ्यूशियस में हमको जो पहला देखना है, इसके सामान्य परिचय के बारे में देखना है। ठीक है, सामान्य परिचय में हम क्या देखते हैं कि कन्फ्यूशियस था कौन, कहाँ का था, यही तो जाना जाता है परिचय हमारा। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका सामान्य परिचय, तो आप बताएंगे मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं इस जगह से आता हूँ, यही तो होता है सामान्य परिचय। तो हम देखेंगे इसमें पहला सामान्य परिचय। ठीक है, अब जो कन्फ्यूशियस का जो सामान्य परिचय हम देखेंगे, उसमें हम पॉइंट वाइज देखेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट हमारा होगा, कन्फ्यूशियस का पूरा नाम। कन्फ्यूशियस का जो पहला नाम पूरा नाम था, कोंग क्यू कन्फ्यूशियस था। कोंग क्यू कन्फ्यूशियस था। कोंग क्यू कन्फ्यूशियस। अगर किसी को नोट्स बनाना हो तो वह नोट्स बना सकता है। हम जो भी चीजें बताएंगे आप लोग को लिख के ही बताएंगे, तो आप अगर कोई नोट्स बनाना चाहेगा, अगर कोई विद्यार्थी, तो नोट्स बना सकता है। ठीक है, तो कन्फ्यूशियस में जो सामान्य परिचय हम देख रहे हैं, इसमें हम पॉइंट वाइज देखेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है, कन्फ्यूशियस का पूरा नाम। कन्फ्यूशियस का जो पूरा नाम है वो है कोंग क्यू कन्फ्यूशियस। ठीक है, फिर कन्फ्यूशियस जो है एक चाइनीज शिक्षक था। दूसरे पॉइंट में क्या देखेंगे कि कन्फ्यूशियस एक चाइनीज शिक्षक था। चाइनीज शिक्षक था। कन्फ्यूशियस एक चाइनीज शिक्षक, राजनीतिज्ञ एवं दार्शनिक था। कन्फ्यूशियस चाइनीज शिक्षक, राजनीतिक एवं दार्शनिक था। अर्थात वो उसे हम चाइना का एक शिक्षक भी बोल सकते हैं, उसे चाइना के एक राजनीतिज्ञ भी बोल सकते हैं। और जो खास बात है, कन्फ्यूशियस एक दार्शनिक भी, कन्फ्यूशियस को हम एक दार्शनिक भी कह सकते हैं। तो कन्फ्यूशियस को चाहे हम दार्शनिक कहें या राजनीतिज्ञ कहें या शिक्षक, वो शिक्षक भी था क्योंकि वो शिक्षक का भी कार्य करता था। तो कन्फ्यूशियस को हम, तो कन्फ्यूशियस एक चाइनीज शिक्षक, राजनीतिक एवं दार्शनिक था। ठीक है, जो कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था, अब हम इसमें अगला पॉइंट है, इसके जन्म के बारे में देखेंगे। कन्फ्यूशियस का जन्म 551 ईसा पूर्व, 551 ईसा पूर्व नैक्सिन में हुआ था। नैक्सिन में हुआ था। कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 551 ईसा पूर्व में नैक्सिन हुआ था। जो उस समय जब ये पैदा हुए थे, तो उस समय ये झोउ राजवंश के अंतर्गत आते थे। झोउ राजवंश या राज्य, झोउ राजवंश या राज्य। ठीक है, तीसरे पॉइंट में क्या था कि कन्फ्यूशियस का जन्म 551 ईसा पूर्व में नैक्सिन में हुआ था, जो तत्कालीन समय में झोउ राजवंश या राज्य, ठीक है, झोउ राज्य के या झोउ राजवंश, जो तत्कालीन समय में झोउ राजवंश के अंतर्गत आता था। जब ये पैदा हुए थे तो ये झोउ राजवंश के अंतर्गत पैदा हुए थे। ठीक है, फिर अगला हम लोग को देखना है इसमें कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो कन्फ्यूशियस की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में, इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 72 वर्ष की आयु में। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में हुई थी। और किस सन में हुई थी? 479 ईसा पूर्व में, 479 ईसा पूर्व में हुई थी इनकी। कन्फ्यूशियस की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 479 ईसा पूर्व में हो गई थी। ठीक है,
ये इनके 489 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी 72 वर्ष की आयु में। फिर जो इसमें अगला है कि कन्फ्यूशियस जो हमारे थे इनका जो है जो प्रमुख जोड़ था कन्फ्यूशियस जो हमारे थे इनका जो मुख्य रूप से जो जोड़ था सामाजिक नैतिकता पे था। कन्फ्यूशियस का मुख्य रूप से जो जोड़ था सामाजिक विचार, सामाजिक नैतिकता पर और नैतिक मूल्यों पर इनका ज्यादा जोर था। जो अपने विचारों जो भी इन्होंने विचार दिया उन विचारों में जो उनका सबसे ज्यादा जोर था वो नैतिक मूल्यों पे था और सामाजिक नैतिकता पे था। जो हमने आप लोगों को 5वां पॉइंट बताया कि जो कन्फ्यूशियस ने जो मुख्य रूप से बल दिया था अपने विचारों में, जो भी उन्होंने विचार दिया उनके विचार तो बहुत व्यापक थे। हमने बताया किसी भी विचार के विचार बहुत व्यापक होते हैं, लेकिन हमें वही पढ़ना होता है जो एग्जाम नजरिए से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, जो ज्यादा हमारे लिए सिलेबस के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो जो कन्फ्यूशियस का जो मुख्य रूप से जो उनका बल था विचार में, किस विचार का मुख्य रूप से बल था, तो वो था हमारा नैतिक मूल्य और सामाजिक नैतिकता पे। उनका नैतिकता पे सबसे ज्यादा जोर था, ना कि उनका राजनीतिक विचार पे, ना तो सामाजिक। वो जो कन्फ्यूशियस जो अपने विचार जो दिए उसमें उनका सबसे ज्यादा जोर रहा है नैतिकता पे, ठीक है। नैतिकता देखिएगा जब हम प्राचीन समय पढ़ते हैं तो ज्यादातर विचार नैतिकता पे बहुत जोर देते हैं। जब प्लेटो को देखेंगे, प्लेटो ने तो समझ लिया नैतिकता को इतना ज्यादा महत्व दे दिया, उसने शासन को इसका कुछ कानून विधि को उसने कुछ महत्व ही नहीं दिया, उसने कानून विधि से बढ़कर सबसे ज्यादा जोर दिया नैतिकता पर। जब हम प्लेटो को देखेंगे तो प्लेटो में देखते हैं कि उसने एक ऐसे राजा की कल्पना की जो नैतिकता से परिपूर्ण हो, ठीक है, जिसमें शासन के इसमें कानून हो नाम की चीज ही ना हो, पूरी प्रशासन पूरा राज्य केवल नैतिकता पे आधारित, उसमें नैतिकता पे आधारित राज्य का ही उन्होंने कल्पना कर दी। इतने नैतिकता को उनके लिए इतना महत्व था, ठीक। तो नैतिकता वास्तव में भी महत्वपूर्ण होती है। हम यदि मेरा पर्सनल नजरिया हो तो मैं तो ये सोचता हूँ, मेरा जो पर्सनल नजरिया मेरे यह है कि चाहे LKG से लेके 12 तक, ठीक है, BA MA जो भी हो, चाहे कोई भी सब प्रोफेशनल कोर्स हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे BCM से कंप्यूटरिंग का कोर्स हो, कोई भी हर जगह नैतिकता का सिलेबस जरूर होना चाहिए। थोड़ा छोटा ही हो लेकिन जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। ये तो मेरा पर्सनल विचार है कि हालांकि ऐसा नहीं है नैतिकता पढ़ाया नहीं जाती, लेकिन अगर मुझसे कोई कहे तो मैं तो इस चीज के हमेशा पक्ष में रहूंगा कि नैतिकता का सिलेबस, नैतिकता का एक सब्जेक्ट होना चाहिए हर क्लास में, हर प्रोफेशनल कोर्स के लिए, क्योंकि नैतिकता बहुत जरूरी है। अगर मनुष्य के अंदर नैतिकता नाम की चीज नहीं होगी तो कितना भी ज्ञानी विद्वान हो या किसी भी प्रोफेशन का कितना भी महान व्यक्ति हो, तो बहुत सामाजिक दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकला, उसके अंदर नैतिकता की कमी होगी तो बहुत मायने नहीं रखेगा वो। तो नैतिकता, तो जो कन्फ्यूशियस हमारे थे उनका जो प्रमुख जोर था वो नैतिकता पर ही था। और हालांकि उन्होंने कई विचार दिए, सामाजिक विचार, उन्होंने अपने राजनीतिक विचार दिए, मानव स्वभाव के संबंधित विचार दिए। इन सब में जो उनका मुख्य रूप से विचार रहा है वो है हमारा नैतिकता पे या नैतिक मूल्यों पर था, ठीक है। अब हम ये हमारे हो गए सामान्य परिचय। सामान्य परिचय हमने पॉइंट वाइज देखा, 5 पॉइंट में हमें उनके सामान्य परिचय देखे। पहला हमने क्या देखा कि कन्फ्यूशियस का जो पूरा नाम था वो था कोंग कन्फ्यूशियस था। क्या था? कोंग की कन्फ्यूशियस का पूरा नाम है। और ये चाइनीज शिक्षक थे, और ये चाइनीज शिक्षक राजनीतिक या दार्शनिक थे। कौन? कन्फ्यूशियस। तीसरा पॉइंट में हम देखा कि कन्फ्यूशियस का जो जन्म हुआ था 551 ईसा पूर्व में नैक्सिन में हुआ था, जो तत्कालीन समय में झो राजवंश या झो राज्य के अंतर्गत आता था। फिर चौथा देखा हमने कि कन्फ्यूशियस फिर 72 वर्ष की आयु में अर्थात 479 ईसा पूर्व में कन्फ्यूशियस की मृत्यु हो गई थी। ठीक, चौथा था कि 72 वर्ष की आयु में 479 ईसा पूर्व में कन्फ्यूशियस की मृत्यु हो गई थी। जो कन्फ्यूशियस ने जो मुख्य रूप से जो बल दिया, या कन्फ्यूशियस ने मुख्य रूप से सामाजिक नैतिकता और नैतिक रूप से नैतिक मूल्यों पर बल दिया। ठीक है, कन्फ्यूशियस ने मुख्य रूप से
सामाजिक नैतिकता और नैतिक मूल्यों पर बल दिया। ये हो गया हमारे इनके सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय के साथ साथ हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनके क्या नाम है, रचनाएं, इनके बारे में देख लेते हैं इसी में हम कि इनकी रचनाएं क्या क्या है। ठीक, तो अब हम समान परिचय में हम इनके रचनाएं देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी बुकें लिखी है। कन्फ्यूशियस देखिए बहुत प्राचीन समय के हैं। हमारे जो हम जब भारतीय चिंतकों के बारे में देखते हैं तो उसमें हमारे वो चाणक्य होते हैं। चाणक्य 323 ईसा पूर्व के आसपास के हैं, जबकि कन्फ्यूशियस उनसे भी पहले के हैं। 551 ईसा पूर्व में उनके पैदाइश मतलब था 500 ईसा पूर्व के आसपास के हैं कन्फ्यूशियस से। आप जितने भी चिंतक जब पढ़ेंगे तो उसमें कन्फ्यूशियस सबसे पुराने समय के हैं, सबसे पुराने समय के हैं। ठीक, कन्फ्यूशियस थे, उन्होंने कभी भी अपने विचारों कन्फ्यूशियस ने कभी भी अपने विचारों को लिखित रूप देना आवश्यक नहीं समझा। कन्फ्यूशियस जो थे, जो उनके विचार थे, वो कभी भी उसको लिखित रूप देना आवश्यक नहीं समझते थे। इसका रीजन था, उनका कहना था कि मैं विचारों का वाहक हूं, उसका सृष्टा नहीं। सृष्टा मतलब इसका निर्माता, इसका रचयिता मैं नहीं हूं। मैं तो विचारों का केवल वाहक हूं, मैं विचारों को केवल एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूं। ठीक है, ये तो विचार बहुत समय से रहे हैं, हमारे आने से भी पहले ये विचार रहे हैं। जो विचार आज हम आपको दे रहे हैं, ये विचार हमने कोई नए नहीं बनाए हैं, ये विचार तो बहुत पहले के भी रहे हैं। ये विचार केवल, इस विचारों को केवल मैंने जाना और अब विचारों को मैं एक जगह से दूसरी जगह, इस विचारों को मैं कई जगह ले जाता हूं। मैं इसका सृष्टा नहीं, रचयिता नहीं हूं मैं इसका। इसीलिए वो अपने विचार, जो उन्होंने विचार दिए, वो उसको लिखित रूप देना आवश्यक नहीं समझते थे। फिर भी जो है बसंत और पतझड़ एक ग्रंथ है, बसंत और पतझड़, बसंत और पतझड़। ठीक है, एक ग्रंथ है बसंत और पतझड़। इसी को इंग्लिश में भी कहा जाता है स्प्रिंग एंड ऑटम, स्प्रिंग एंड ऑटम, स्प्रिंग एंड ऑटम। ठीक है, जो नामक ग्रंथ है, इसी को एक और नाम से जानते हैं, लू का इतिवृत्ति। ठीक है, एक ग्रंथ है बसंत और पतझड़, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्प्रिंग एंड ऑटम नामक ग्रंथ जो है, जिसे लू का इतिवृत्ति, जिसे लू का इतिवृत्ति भी कहा जाता है। ये भी जो है कन्फ्यूशियस का ही लिखा हुआ बताया जाता है। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया कि कन्फ्यूशियस ने कभी भी अपने विचारों को लिखित रूप देना आवश्यक नहीं समझते थे। इसका कारण था कि वो कहते थे कि जो ये विचार है ये मेरे अपने नहीं है, मैं इसका सृष्टा, इसका निर्माता या इसका रचयिता मैं नहीं हूँ, मैं तो केवल इसका वाहक हूँ। इसलिए वो अपने विचारों को लिखित रूप आवश्यक देना आवश्यक नहीं समझते थे। फिर भी यह कहा जाता है कि बसंत और पतझड़, जिसे स्प्रिंग एंड ऑटम भी इंग्लिश में कहा जाता है, नामक जो ग्रंथ है, जिसे लू का इतिवृत्ति भी कहा जाता है, कन्फ्यूशियस का लिखा हुआ बताया जाता है। अर्थात फिर भी बसंत और पतझड़, जिसे इंग्लिश में कोष्टक में आप लिख लीजिए स्प्रिंग एंड ऑटम नामक जो ग्रंथ है, नामक ग्रंथ जिसे लू का इतिवृत्ति भी कहा जाता है, कन्फ्यूशियस का लिखा हुआ बताया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम कुछ और बुक देखते हैं जो कन्फ्यूशियस की लिखी हुई है। ठीक है, एक है इसमें हमारा कन्फ्यूशियस, कुछ और बुक हम देख लेते हैं कि कन्फ्यूशियस द्वारा और कौन कौन सी बुकें लिखी गई हैं। एक है बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कुछ और बुकें देख लेते हैं जो कन्फ्यूशियस द्वारा लिखी हैं। वो है बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और दूसरा है बुक ऑफ राइट।
बुक ऑफ राइट। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप कोई भी एग्जाम कभी कभी देंगे तो कभी कभी पूछे जाते हैं, बुक का नाम दे देगा, पूछेगा कि यह किस विचारक की बुक है या किस लेखक का बुक है। ठीक है, तो बुक भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। तो बुक ऑफ राइट, बुक ऑफ राइट, ये है कन्फ्यूशियस की किताब। ठीक है, और एक है हमारा जो अगला है वो है कन्फ्यूशियस सेज। कन्फ्यूशियस सेज, फिर जो इसका हमारा चौथा बुक है वो है क्लासिक ऑफ पोएट्री। क्लासिक ऑफ पोएट्री। तो ये हमारी 4 किताबें हैं जो कन्फ्यूशियस की हैं। पहला है बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दूसरा है बुक ऑफ राइट, तीसरा है कन्फ्यूशियस सेज और चौथा है क्लासिक ऑफ पोएट्री। ये 4 बुकें जो हैं कन्फ्यूशियस की ही लिखी हुई हैं। ठीक है, ये इस तरह हमारा जो है, हमने आज एक देख लिया सामान्य जो परिचय था, और उसमें सामान्य परिचय के अंदर जो हमने पॉइंट जब देख रहे थे उसमें जो रचनाएं हमने बताया था कि इसके अंदर हम रचनाएं भी देख लेंगे। तो ये हमारी उसकी सामान्य परिचय को हमने देखा, फिर उसकी ये है जो रचनाएं हैं। ठीक है, इसमें साथ साथ एक जो हमने बताया बसंत और पतझड़, जिसे लू का इतिवृत्त भी कहा जाता है, वो भी अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो भी कन्फ्यूशियस का ही माना जाएगा। उसको आप हमेशा कन्फ्यूशियस पे टिक लगाएंगे कि ये कन्फ्यूशियस की ही रचना है। ठीक है, इस तरह हमारी रचनाएं खत्म होती हैं। अब जो हमें अगला पढ़ना है वो हमें इसके सामाजिक विचार के बारे में देखना है। लेकिन आज समय काफी हो गया, तो आज हम यही खत्म करते हैं अपना लेक्चर। अब जो हमारा इसके अगला टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है इसके बारे में देखना है, अब हम अपने अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में जानेंगे उसको। ठीक है, तो अगर किसी को नोट्स बनाना होगा तो नोट्स बना सकता है, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी क्या हमने पढ़ा। अगर आप केवल ससरी निगाह से केवल सुनते जाएंगे तो सुनने में यदि अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन आप जब कई दिन हो जाएंगे तो आपको लास्ट में समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। हम जो भी चीज़ें बताएंगे एकदम बकायदा, एकदम एक अच्छा नोट्स आप उसको बना सकते हैं, नोट्स बाय एक अच्छा नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी उत्सुक होगा तो वह नोट्स बना सकता है, नोट्स अच्छा बनेगा। अगर बहुत अच्छा, क्या हमारी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर, जो वीडियो आज हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।